नमस्कार प्यारे बच्चों, जिस घड़ी का तुम इंतजार था दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस के लिए, दक्षिण हरियाणा की वो महान फैकल्टी, दक्षिण नहीं कहूंगा मैं तो उत्तर भारत की बात करूंगा, जिन्होंने अपने नाम से नारनौल में राकेश यादव जीएस रिसर्च सेंटर बनाने की बात कही थी। और जीके आप उस महान शख्सियत से किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर, स्टैटिक रहा हो, ज्योग्राफी रहा हो, पॉलिटी रहा हो, हिस्ट्री रहा हो, विज्ञान रहा हो, मैं तो कहूंगा कि वो अपने आप में जीएस के एक जादूगर हैं। तो मैं सर को आमंत्रित करूंगा, राकेश यादव जी आए अपने सेशन का आगाज करें। राकेश जी, ये महान शख्सियत है हमारे साथ, नारनौल में पहचान बनाई बेटा, राकेश यादव जीएस रिसर्च सेंटर नारनौल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। बहुत सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल बैक टू एजुकेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि सर सुनील सर ने आपको अभी बताया, मैं आपको आज से जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा के चलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से लेके चलेंगे। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी हम आपको बाकी सभी विषयों के ऊपर भी क्लासेस देने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैनल है, नाम आप सभी जानते हैं, चैनल का नाम है बैक टू एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाने का काम करें। मेरा पुराना चैनल जो राकेश सर आर्यभट्ट के नाम से, उसकी जगह पर अब आप सभी बैक टू एजुकेशन पर चले सभी बच्चों। तो बच्चों, आज से हम आपको भारत की ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। आज से हम भारत का भूगोल बताने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भारत की ज्योग्राफी का आज पहली क्लास है और सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है यह इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन कराएंगे हम भारत का, ज्योग्राफिक इंट्रोडक्शन कराएंगे पूरा का पूरा। इसमें मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चलते हैं हम भारत के ऊपर। अब पहली चीज हमारे पास ये आती है बच्चों कि भारत है कहां पर, विश्व के भूगोल में, विश्व में भारत है कहां पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, अगर मैं आप एक सेकंड बच्चों, पहली बार मैं आपसे क्लासेस ले रहे हैं और जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये हमारे पास विश्व का एक मैं ग्लोब बनाने की कोशिश कर रहा हूं। विश्व ग्लोब बनाया। विश्व ग्लोब के ऊपर आप जानते होंगे हमारे पास 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। एक हमारे पास रेखा होती है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जिसको हम जीएमटी रेखा के नाम से जानते हैं। और इसके अनुसार मैं ये बता रहा हूं, ये जो भारत है ये इस ग्लोब पर है कहां पर। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप इस ग्लोब में इस जगह पर पड़ता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में भारत पड़ता है। समझ में आ रहा है? दक्षिण पूर्व में भारत की लोकेशन आती है, स्थिति आती है। सबसे पहले मैं आपको यहां से भी नहीं लेके चलूंगा, मैं इससे भी पुरानी चीज पर लेके चलता हूं। आप उस पर ध्यान करना बच्चों कि हम आपसे क्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हमारे पास अर्थ बनी थी तो उस अर्थ के 2 ही भाग थे। एक भाग जो स्थल का भाग था, 2 ही टुकड़े थे। जो सथल भाग था वो सारा भाग क्या कहलाता था बच्चों? पेंजिया। कौन सा भाग? स्थल खंड। यानी कि पृथ्वी पर जो जमीन थी, पृथ्वी पर जो अर्थ पे जो हमारे पास लैंड था, जमीन थी, वो सारी की सारी पेंजिया कहलाती थी। और जो पानी हमारे पास था, वाटर हमारे पास था जो भी, वो सारा का सारा पानी पैंथालासा कहलाता था। क्या कहलाया? पैंथालासा। टाइम के अनुसार पेंजिया और पैंथालासा में परिवर्तन हुए। पेंजिया और पैंथालासा में परिवर्तन होने से जो पेंजिया हमारे पास थे ये चेंज हो गए कॉन्टिनेंट में। किसमें चेंज हो गए बच्चों? कॉन्टिनेंट में, यानी कि महाद्वीप बने। और कुल मिला के इस पेंजिया से पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप बने।
जबकि जो पैंथालासा था वो चेंज हो गए ओशन में, महासागरों में। और इससे हमारे पास कुल मिला के कितने महासागर बने? 4 महासागर बने, जिनमें से प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक 4 महासागर बने। पेंजिया के टुकड़े होने से, विभाजित होने से जो महाद्वीप बने, उनमें से एक हमारे पास हमारा देश बनता है इंडिया। ये सारों के विभाजन का कारण 2 प्लेटें थी। एक प्लेट या एक भूभाग जो पेंजिया भूभाग है, इसमें चेंजमेंट आया, और वो चेंजमेंट आया भाई गोंडवाना लैंड से। जो नीचे का भाग था, साउथ भाग था, वो गोंडवाना लैंड का आ गया। इस भाग को हम ने कहा गोंडवाना लैंड। और जो नॉर्थ का भाग था, उस सारे भाग को हमने कहा भाई अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के नाम से 2 भूभाग बने। ये 2 भूभाग आपस में प्लेटों के टकराने से डिवाइड हो गए। गोंडवाना लैंड जो है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, गोंडवाना लैंड से चेंज होके, गोंडवाना लैंड से टूट करके 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलिया इससे बना, अफ्रीका इससे बना, साउथ अमेरिका महाद्वीप बना, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बना। और भारत का जो साउथ हिस्सा है, दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग जिसको कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग जो होता है भारत का साउथ हिस्सा, ये सारा भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो ऑलमोस्ट हमारे पेपर में पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड से कौन कौन से भूभाग बने। तो ये हमारे पास कुछ भाग बने। जो अंगोरा लैंड था, इससे चेंज होके बना हमारे पास पूरा का पूरा रसिया, मंगोलिया, उत्तरी चाइना, इसके अलावा यूरोप बना इसी से, अंगोरा लैंड से। पूरा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बना इसी से, और ये सभी बने अंगोरा लैंड से। कभी भारत, जो आज का भारत है, आपको पता होगा हमारी नई संसद बनी है अभी, और नई संसद के अंदर एक नई जगह पर एक भारत का मैप लगा है, और उस जो पुराना मैप लगा है, उस पुराने मैप में अखंड भारत को दर्शाया गया है। और अखंड भारत का मतलब होता है वो भारत जो प्राचीन टाइम में भारत का भाग था, आज नहीं है अखंड भारत। तो अखंड भारत का मतलब था कि इस भारत के साथ बाकी से भी सभी जुड़े हुए थे, सभी के सभी। तो बच्चों, उसके बाद हमारे पास भारत आता है। तो हम सबसे पहले जब भारत को जानते हैं, तो भारत किसी टाइम में एक द्वीप होता था जिसका नाम था जम्बू द्वीप। और किस द्वीप का भाग होता था? ये जम्बू द्वीप का भाग होता था भारत। तो मैं शुरुआत जो आज की अपनी कर रहा हूं, वो जम्बू द्वीप से लेके चल रहा हूं। भारत की शुरुआत कहां से होती है बच्चों? जम्बू द्वीप से। भारत किस द्वीप का एक भाग है? जम्बू द्वीप। यहीं से स्टार्टिंग करेंगे हम। जम्बू द्वीप एक बहुत बड़ा भूभाग था, और उसी द्वीप का एक भाग कहलाया भारत। लेकिन उस जम्बू द्वीप से जो देश बना, उस देश का नाम बच्चों ये भी था। इस देश का नाम आर्यवर्त था। इस देश का नाम इंडिया रखा गया। इस देश को हम भारत भी कहते हैं, इस देश को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। यानी कि हमारा जो देश है, जो जम्बू द्वीप का एक भाग था, उसके 4 नाम आते हैं। सभी के सभी नाम अपने आप में अलग अलग हैं। आर्यों के कारण से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, बेस्ट, टॉप इन क्वालिटी, सबसे जो अच्छे होते हैं उनको आर्य कहते हैं। आर्य लोगों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया, जो वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। उस टाइम में सारा भारत का भाग होता था, और उस टाइम की भूमि होने के कारण इस देश का नाम क्या पड़ा बच्चों? आर्यवर्त। आर्यवर्त के बाद हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। इंडिया जो नाम पड़ा वो एक रिवर के नाम पर पड़ा, और उस रिवर का नाम क्या है? सिंधु रिवर। सिंधु रिवर को हम कौन सी रिवर कहते हैं इंग्लिश में? इंडस। इंडस जो नाम दिया सिंधु रिवर का, ये दिया रोम के लोगों ने, यूनान के लोगों ने, यूनान वासियों ने। इसको मैं ये भी कह सकता हूं आज का ग्रीक, जिसकी राजधानी एथेंस है, जो ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कहा जाता है, उस देश के लोगों ने, जहां पर प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर की भूमि रही हो, उस देश के लोगों ने इस नदी को इंडस के नाम से जाना। यानी कि ग्रीक भाषा में इसका नाम सिंधु का इंडस रखा गया, और इंडस सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या रखा गया प्यारे बच्चों? इंडिया। तो भारत का नाम इंडिया किसने रखा? ग्रीक, यानी कि रोम वासियों ने, यूनान के लोगों ने, उन्होंने इस नदी के नाम पर इंडस का। आप सभी जानते हो भारत में सिकंदर आए थे। सिकंदर ने के साथ पोरस का युद्ध हुआ था, जिसको आइडस्पीज या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। सिकंदर के जाने के बाद
हिंदुस्तान में उनके काफ़ी ज़्यादा हिस्से बन गए थे, उनकी काफ़ी बस्तियां थी, उनमें जो लोग रहते थे उनको हमने एंडो ग्रीक शासक कहा। और एंडो ग्रीक जो शासक थे उन्होंने ही इस नदी को क्या कहा, इंडस। और आज इस देश का नाम क्या पड़ा, इंडिया। एक नाम हमारा आता है भारत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत माना जाता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि सुदास वंश का दासराज का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद एक भरत नाम का बहुत प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ, उस राजा के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। तो भारत का नाम भारत के नाम पर पड़ा, ना कि भगवान राम के भाई भरत के नाम पर। इसके अलावा हमारे देश का एक नाम और भी है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बना हिंदू जमा में, हिंदू प्लस में तान से हिंदुस्तान। हिंदू जो वर्ड हुआ ये वर्ड दिया ईरानियों ने, यानी कि पर्शियन लोगों ने। पर्शियन जो होते हैं, पर्सिया किसका पुराना नाम है, ईरान का। पर्सिया के जो लोग हैं वो उन्होंने जब भारत पर अटैक किया, भारत के बारे में जाना, तो उन्होंने इस देश को क्या इस नाम से जाना, पर्सिया के लोगों ने हिंदुस्तान, हिंदू। उन्होंने भी इस नदी को, जो इंडस नदी थी, इसको इन्होंने हिंदस नदी का किस नाम से जाना, हिंदस। और हिंदस के नाम पर ही इन्होंने क्या रखा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा। लाइक दैट हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उन्होंने भी पीछे स्थान लगा दिया और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। लेकिन प्यारे बच्चों, भारत के संविधान में केवल और केवल भारत का नाम या तो इंडिया रखा गया है या भारत का नाम बच्चों या भारत रखा गया है। भारत के संविधान में भारत को केवल इसी नाम से जाना गया है, सिर्फ कि भारत का नाम इंडिया या भारत रहेगा। भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं है, आर्यवर्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ये तो बात आई भारत के नामकरण की कि भारत का नाम क्या आता है। इससे आगे जब हम कर चलते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि भारत कितने अक्षांश, कितने देशांतर के बीच में। तो इसको जानने के लिए बच्चों में थोड़ा सा मैं आपको भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में बता रहा हूं। जैसे मैं आपको सबसे पहले इससे समझाने की कोशिश करता हूं कि अक्षांश और देशांतर, जो रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई रेखा नहीं है, इमेजिनरी रेखाएं हैं, उनको अक्षांश कहते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। जो रेखाएं ध्रुव से ध्रुव को मिलाने का काम करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने का काम करती है, जो रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है हमारे ग्लोब पर, उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। बच्चों, पूरा विश्व, कोई भी स्थिति, कोई भी देश, कोई भी जगह किसी न किसी अक्षांश और किसी न किसी देशांतर के बीच में। दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं है जो इनके बीच में नहीं हो। अगर मैं यहाँ की बात भी करता हूँ तो ये भी किसी न किसी अक्षांश और किसी न किसी देशांतर के बीच में। तो हमारा जो भारत है वो किस अक्षांश और किस देशांतर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, हम उत्तरी गोलार्ध में है। साउथ का हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है वहां पर उत्तरी अक्षांश होंगे, जो हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में होगा वो दक्षिणी गोलार्ध। तो मैंने शुरुआत में बताया कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व में है, लेकिन भारत से जो भी अक्षांश गुजरते हैं वो सब के सब नॉर्थ अक्षांश गुजरते हैं, सारे के सारे उत्तरी अक्षांश। तो प्यारे बच्चों, जो भारत है, जो कन्याकुमारी से लेके आपको ऊपर सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख तक दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी अक्षांश के बीच में है। हमारा पूरा देश किन अक्षांशों के बीच में, वो मैं आपको बता के चलता हूं कितने अक्षांशों के बीच में। भारत जो देश है हमारा कितने अक्षांश के बीच में, तो बच्चों लैटिट्यूड को अक्षांश कहा जाता है। हमारा देश, जो मुख्य भूमि है भारत की, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी या नॉर्थ अक्षांश से लेके, उत्तरी या नॉर्थ अक्षांश से, और ये बच्चों पड़ती है हमारे पास 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश के बीच में पड़ती है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश कहते हैं बच्चों, नॉर्थ अक्षांश। हमारा पूरा जो भारत पड़ता है, पूरा हमारा हिंदुस्तान है, वो 8.4 डिग्री, जो यहां से स्टार्ट होती है बच्चों,
8.4 से 37.6 डिग्री के बीच में आता है, पूरा 8.4 से 37। आपको बहुत जरूरी चीज ध्यान देनी है, वो ये देनी है बच्चों कि भारत की कोई भी रेखा साउथ नहीं लेके जानी है। भारत की सभी रेखाएं नॉर्थ में है, भारत नॉर्थ लैटिट्यूड में है, इसलिए भारत की सारी रेखाएं अक्षांश उत्तर में आएंगे। तो बेटा भारत कितने डिग्री से स्टार्ट है? 8.4 से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में। मैंने भारत का पूरा ये मैप दिखाया आपको, परंतु भारत की जो मुख्य भूमि है वो ही है इस डिग्री के बीच में। ये भारत का मुख्य मैप इसके बीच में है, ना कि भारत का अंडमान और निकोबार। तो अगर बच्चों क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि कितने अक्षांश के बीच में है, तो भारत की मुख्य भूमि है वो 8.4 से 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। लेकिन भारत कितने अक्षांश के बीच में? तो भारत आएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में आता है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है पेपर वाला कि भारत कितने अक्षांश के बीच में है, तो भारत 6.4 से 37.6 के बीच में है। और पूरे भारत की मुख्य या मेन लैंड ऑफ इंडिया कितने के अक्षांश के बीच में है? तो बच्चों आएगा 8.4 से 37.6 डिग्री के बीच में। ये तो बात आई भारत की अक्षांश की। भारत का जो देशांतर है, जो यहाँ गांधीनगर ये गुजरात के पास से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ तक दिखाई जाता है, तो भारत कितने अक्षांश के बीच में वो बताता हूं आपको। बच्चों थोड़ा सा साइड चल गए, उधर चले गए। ये बताता हूँ ये कितने अक्षांश के बीच में आता है। भाई थोड़ा सा पहली बार चला रहा हूँ ऑनलाइन, किसी प्रकार की असुविधा आपको होती है तो उसके लिए मुझे खेद है। एक दो बार चलाऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा देश ये तो आया अक्षांश के ऊपर। अगर हम बात करते हैं देशांतर की, तो भारत किस देशांतर के बीच में, तो जो रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती हैं, ऊपर से नीचे आती है, वो रेखाएं बता रहा हूं किस देशांतर के बीच में। बेटा भारत 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। बहुत बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ करते हैं, क्या सोचा सर ये तो भारत का पश्चिमी भाग है, ये भारत का पूर्वी भाग है, तो सर जब मैं यहाँ लाइन ले रहा हूं, आप यहाँ का पॉइंट बता रहे हो, तो सर ये तो पश्चिमी हो जाएगा। बेटा बिल्कुल नहीं करना है। इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी हिस्से में और उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत से जितने भी अक्षांश जाएंगे वो सभी के सभी उत्तरी अक्षांश जाएंगे। भारत से जितने भी देशांतर जाएंगे वो सभी के सभी पूर्वी देशांतर जाएंगे, ठीक है। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी हिस्सा है, जो गुजरात में पड़ता है, द्वारका के पास पड़ता है, वो अभी आगे बताएंगे। वो कितने डिग्री पर है बच्चों? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। और कितने डिग्री पर अरुणाचल का सबसे लास्ट पॉइंट है? 97 डिग्री 25 मिनट के पास है। मिनट को बच्चों ऐसे दर्शाएंगे। अब अगर हम किसी भी प्रकार की लोकेशन देखते हैं, आपको पता है, आप सब जानते हैं कि एक एरोप्लेन में पायलट जो होता है वो अपने एरोप्लेन को रनवे पर उतारते समय किस चीज को ध्यान रखता है? आमने जो पायलट होता है उसके सामने एक मिरर जरूर लगा होता है, लेकिन उससे वो किसी की लोकेशन नहीं पता लगा सकता है। उसको सब लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से प्राप्त होती है, देशांतर और अक्षांश से प्राप्त होती है। आप सबके मोबाइल में हमारे पास एक कंपास बॉक्स होता है, उस कंपास बॉक्स को आप खोल के देखना, आपको उसके अंदर भारत की जितनी भी पोजीशन आएंगी वो नॉर्थ ईस्ट में दिखाएगा, यानी कि भारत नॉर्थ में है और ईस्ट में है, तो सभी की सभी समझ में आएंगे आपको। इससे आगे चलेंगे। ये तो हमारा है अक्षांश किसके बीच में है, हम किस अक्षांश के बीच में आते हैं और कहां पर आते हैं। इससे आगे मैं चलता हूं। अब मैं भारत को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बेटा भारत जो है वो दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश आता है क्षेत्रफल के लिहाज से। सर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है मेरे हाथों से और चला जाता है। पेन पर लगा दो सर।
पेन पर आ गए। अब मैं आपको बच्चों ये बताता हूं भारत किस क्षेत्रफल में दुनिया में कितने नंबर है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वें नंबर पे हमारा क्षेत्रफल आता है। पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है बेटा। आप सभी जानते होंगे भारत का क्षेत्रफल नॉर्मली बात है 32,87,263, जिसमें पूरा भारत आता है। ये जो मैप है इसके अकॉर्डिंग आता है। प्रेजेंटली हमारे पास इतना क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि इसका आगे मैं बताऊंगा बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान और चीन के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया है। भारत विश्व में 7वां जो नंबर पे आता है, तो इसका मतलब रूस दुनिया में सबसे ऊपर है, कनाडा दुनिया में नंबर 2 पर है, उसके बाद नंबर 3 पर यूएसए है, नंबर 4 पर चीन है, नंबर 5 पर ब्राजील है, नंबर 6 पर बच्चों ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 7 पर इंडिया। 7 नंबर तक के देश बता रहा हूं। रसिया का जो क्षेत्रफल है लगभग भारत से 7 गुना अप्रोक्सीमेटली जाता है, लगभग 1,80,00,000 वर्ग किलोमीटर के करीब आता है। कनाडा का क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेटली 99 लाख वर्ग किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट आता है। अमेरिका अपना क्षेत्रफल 98 लाख वर्ग किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। चीन अपना क्षेत्रफल 97 लाख। हालांकि चीन का जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको अगर इसमें मिलाते हैं तो चीन अपने आप को दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश मानता है। चाइना के अनुसार ब्राजील जो भारत का है, ब्राजील का क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का भारत से ज़्यादा है। भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। भारत का टोटल क्षेत्रफल जो 32,263 वर्ग किलोमीटर है, ये पूरे विश्व का 2.43% है बेटा। और आप सभी जानते हैं हमारे पास विश्व की जनसंख्या का, हम दुनिया की जनसंख्या का, पॉपुलेशन का, अब तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो हम नंबर 1 पर है। दिन दोगुनी रात चौगुनी, प्रगति पे प्रगति है भाई इस बार में। भारत कभी दूसरे नंबर पे था, इसमें नंबर 1 पर आ गया। यानी कि हमारे पास आज के अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2011 की पॉपुलेशन भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5% है, लेकिन मैं आज तो कह ही सकता हूं कि लगभग भारत की जनसंख्या विश्व की कितना परसेंट होगी, 19%। और आज हम दुनिया के 1.41 अरब के साथ दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चीन आता है, चीन के बाद यूएसए आता है 3 नंबर पे, 4 नंबर पे इंडोनेशिया आता है, 5 नंबर पे फिर से ब्राजील आता है। मैं क्यों बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि ब्राजील जो देश है ना, ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में 5वें नंबर पे है। ये एक ट्रिक की तरह आपको काम करेगा प्यारे बच्चों। ये कैसे काम करता है कि ब्राजील जो है वो क्षेत्रफल में भी 5 पे है, जनसंख्या में भी 5 पे है। इसलिए हमें 4 ही याद करने, 5 पे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ब्राजील दोनों में नंबर 5 पर है। ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में कितने स्थान पर है, 5 नंबर पे। यहाँ तक समझ में आता है बच्चों, और यहाँ तक हमारा देश का क्षेत्रफल आता है। अब क्या होता है पेपर में, आज तक हम सब ने ये रटा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 32,263, सबको पता है। लेकिन क्या आप कोई बच्चा ये भी बता सकता है क्या भारत का क्षेत्रफल स्क्वायर मील में कितना है, वर्ग मील में कितना है? क्योंकि आपको जब ये पता होगा कि मील कितना होता है, 1 मील कितना होता है, तो ही तो बता पाएंगे। तो बच्चों एक जो मील होता है, एक जो माइल होता है, वो 1.6 किलोमीटर का होता है। यानी कि यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 1600 मीटर में 1 माइल आता है। 1 मील 1 मील आता है। और अगर हम इसको मील से लेते हैं तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 20,54,000 के अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर मील में पड़ेगा। ये हमारे पास है वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर मील में आए तो अप्रोक्सीमेटली भारत का कितना पड़ता है बच्चों, 20 लाख के करीब पड़ता है। इससे हम आगे चलते हैं। ये तो बात हमने यहां तक बताई कि भारत का क्षेत्रफल कितना स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। चलो इससे आगे हम चलते हैं बच्चों कि भारत का क्षेत्रफल कितना स्क्वायर मील में। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। जी हाँ, इससे आगे चलते हैं कि भारत का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। अब सबसे पहली चीज आती है बच्चों, यहां ध्यान देने लायक चीज है। भारत में वर्तमान में टोटल स्टेट कितने, 28। भारत में नेशनल यूटी जो यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, जिनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। भारत के में वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। इन 8 यूनियन टेरिटरी का जो लेटेस्ट मैप है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये जो मैप दिखाया मैंने, ये मैप वैसे आज का ही भारत है, इसमें वो हिस्सा हमने शामिल नहीं किया है जो हिस्सा पाकिस्तान और चीन के पास है।
वर्तमान में ये मैप है। इस मैप के अनुसार लद्दाख अलग हो चुका है, कश्मीर अलग हो चुका है, इसलिए ये दोनों यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब आप सभी जानते हो, संघ प्रदेश, जिन पर रूल जो होता है, शासन जो होता है, वो भारत सरकार का होता है। तो भारत सरकार के पास वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 1956 में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उस समय भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में अगर बच्चों को आपसे ये कहे कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर हमसे कोई पूछता है, तो वैसे हमें पता है कि राजस्थान भारत है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक्स दिखाता हूं, जिससे आप एक नहीं कम से कम 7, 8, 9 राज्य एक साथ याद करेंगे। कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। हमारा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, 1 नंबर। उसके बाद मैं सीधा जाता हूं मध्य प्रदेश, 2 नंबर। उसके बाद मैं अपने इस एरो को इधर लेके आता हूं, 3 नंबर। यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 1, 2, 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसके बाद अभी रुकना, आपको बहुत आसानी से सीखोगे। यूपी से ले 4, 5, यानी कि उत्तर प्रदेश 4, गुजरात 5। इसके बाद देखना बच्चे, 6, 6, 6 से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9। 9 राज्य आपको एक ही सेकंड में याद होते हैं। कैसे याद हुए? पहला राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 1, 2, 3, 1, 2, 3। आपको ऐसा एरो दिखाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। हमारे पास 10 भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमारे पास क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे पहला राज्य जो आता है वो कौन सा आता है बच्चों? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन आता है? महाराष्ट्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात। तो हमारे पास कुल मिला के कितने राज्य आए बच्चों? राज्यों को देखते हैं हम कितने राज्य आते हैं। नंबर 1 पर कौन सा आया? राजस्थान। उसके बाद सेकंड एमपी, मध्य प्रदेश। थर्ड महाराष्ट्र बच्चों। 4 नंबर पे हमारे पास आएगा यूपी। 5 पर हमारे पास है गुजरात। 6 पे हमारे पास है कर्नाटक। 7 पर हमारे पास क्या है? आंध्र प्रदेश। 8 पर हमारे पास क्या है? उड़ीसा। 9 पर हमारे पास है छत्तीसगढ़। 10 पर हमारे पास है तमिलनाडु। 10 सबसे बड़े राज्य मैंने आपको 1 सेकंड में सिखाए। 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो सबको याद होने चाहिए बच्चों। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 5 सबसे बड़े आगे। तो सबसे छोटे राज्य कौन से भारत के? सबसे छोटे में बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है? 1 और 2 पे नहीं होती है। पेपर वाले बहुत एडवांस है, वो हमसे 3 नंबर पूछ लिया। हमसे पूछा फॉलोइंग में से, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए। बच्चे फंस गए, कहाँ करें याद सर, रट्टे मारे या कैसे करें? नहीं बच्चे, देखो सबसे छोटा जो भारत का राज्य आता है वो कौन सा आता है? गोवा। दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा आता है बच्चों? सिक्किम। सेकंड सबसे छोटा आता है सिक्किम। यहां तक सबको याद है। अब देखो बच्चों, मैं एक अच्छी ट्रिक बताता हूं। 3 नंबर पे है त्रिपुरा। 3 नंबर पे क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का वैसे भी त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो इसका मतलब 3 नंबर पे कौन सा स्टेट आएगा? त्रिपुरा। उसके बाद हम इस ट्रिक को और आगे लेके चलते हैं, और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे छोटा राज्य 4 नंबर पे आता है नागालैंड। नागालैंड के बाद आपको एक बीच का राज्य निकालना है, मणिपुर। मणिपुर आपको नंबर 5 पे नहीं लेना है। हमारे पास 4 राज्य हो गए। इस सीरीज को मैं सीधा लेके चलता, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो इसमें 4 नंबर 5 पे आएगा मिजोरम। उसके बाद आएगा बच्चों मणिपुर, उसके बाद आएगा मेघालय, और उस तरह से हम भारत के 5-6 से ज्यादा राज्य याद कर जाएंगे आसानी से। बहुत सिंपल सा है। नंबर 1 पर गोवा, नंबर 2 पर सिक्किम, 3 पर त्रि का मतलब त्रिपुरा, 4 पर नागालैंड, 5 पर मिजोरम, 6 पर मणिपुर। ये भारत के सबसे छोटे राज्य आते हैं। अगर मैं बात करूं इन भारतीय राज्यों को कि भारत के राज्य, सभी भारत के राज्य जो हमारे पास आते हैं, इन राज्यों के बाद हम बात करें अगर यूनियन टेरिटरी की, भारत की यूनियन टेरिटरी, तो जैसा कि आप सब मैप में देख पा रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी लद्दाख है। लेकिन प्रेजेंटली बेटा लद्दाख नहीं है। भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लद्दाख है। थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भारत के 3 सबसे बड़े क्या हुए? यूनियन टेरिटरी। सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश है।
मैप के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो लद्दाख सबसे बड़ा दिखाई देता है, बट लद्दाख सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा भारत का कब्जे में है, पाकिस्तान और चीन के। ये सबसे बड़े आते हैं, तो सबसे छोटे यूटी कौन से आते हैं? सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी हमारे पास आते हैं। तो बच्चों सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी वर्तमान में आप सभी जानते होंगे लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेटली 32 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। कितने के अप्रोक्सीमेटली? 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास बनता है, और ये भारत का सबसे छोटा आता है। इसके बाद भारत का दूसरा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी आता है बच्चों चंडीगढ़। कौन सा आता है? चंडीगढ़, जो 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद भारत का सबसे तीसरा जो छोटा राज्य आता है, छोटा आता है, उसको हम लेंगे बच्चों दिल्ली। उसके बाद पांडिचेरी, उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। तो कुल मिला के हम सभी को देख सकते हैं, ये हमारे सबसे छोटे, ये हमारे सबसे बड़े यूनियन टेरिटरी है। मैंने बात की भारत के राज्यों की, अब मैं भारत का एक राज्य, ये सभी राज्य आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं भारत में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। मैं जनरल बात बता रहा हूं बच्चों आपको, भारत के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो सभी किताबें, सभी साइट्स आपको अलग अलग आइडियाज देती है, क्योंकि अभी आपको पता होगा राजस्थान में हाल ही में कुछ जिले नए बने हैं 19 के करीब। इन 19 जिलों को ऐड नहीं किया गया अभी, उसके बावजूद भी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन और बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंकड़ा दे रहा हूं। वर्तमान में भारत में 796 डिस्ट्रिक्ट है। वर्तमान में भारत में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बच्चों? 796 डिस्ट्रिक्ट है। कोई बच्चा ये भी बताएगा कि इन 796 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि राज्य तो भारत के हमने बता दिए, पेपर में और भी गहराई से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारे पास, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के लिहाज से। तो वेरी सिंपल है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं इस मैप के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे बड़ा जिला ये है बच्चों, ये जो जिला है गुजरात का, इस जिले को मैं कह रहा हूं कच्छ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला है नंबर 1 पर। कौन सा है बच्चों? ये कच्छ। इससे पहले हमारे पास लद्दाख सबसे बड़ा जिला होता था, लेकिन लद्दाख में वर्तमान में 2 जिले हो गए इसलिए, और लद्दाख का बहुत हिस्सा दूसरे देशों के द्वारा दबा रखा है, इसलिए वो हिस्सा हमारे पास नहीं है। तो भारत का सबसे बड़ा, ये कह सकता हूं पूरे गुजरात का 40% अकेला कच्छ का जिला है। तो ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो राजस्थान का जैसलमेर है, जो नंबर 2 पर आएगा। उसके बाद राजस्थान का ही तीसरा जो जिला आएगा वो आएगा हमारे पास बच्चों राजस्थान में बीकानेर। उसके बाद आएगा बाड़मेर, उसके बाद आएगा हमारे पास जैसलमेर। यानी कि 2 नंबर पे हमारे पास राजस्थान का पहले 2 नंबर पे जैसलमेर है, उसके बाद हमारे पास बीकानेर है, उसके बाद हमारे पास बाड़मेर राजस्थान है। ये हमारे पास 4 सबसे बड़े जिले आए। कौन से आए? 4 सबसे बड़े। तो 4 सबसे बड़े जिले जरा बताते हैं। नंबर 1 पर कौन सा आएगा बच्चों? कच्छ, नंबर 1। नंबर 2 पर हमारे पास कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर। जैसलमेर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास बीकानेर। उसके बाद आएगा बच्चों बाड़मेर। ये भारत के 4 सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। इनमें से कच्छ का जो क्षेत्रफल है वो 25,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा कच्छ अकेले हरियाणा से बड़ा है। दूसरा जो क्षेत्रफल आता है जैसलमेर, इसका क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेटली 45,000 है, ये भी हरियाणा से बड़ा है। मतलब कि राजस्थान वाले ये बात तो बिल्कुल सही कहते हैं कि आपका हरियाणा इतना डेवलप क्यों है, तो ये कहते हैं भाई हमारा एक जिले के बराबर आपका पूरा हरियाणा है। तो बात तो सही है, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो भारत के हरियाणा के बराबर का पड़ता है, ये हरियाणा से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ये हमारे पास सबसे बड़े जिले आए। अगर भारत का सबसे छोटे जिले की मैं बात करूं, छोटे जिले कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो बच्चों माहे पांडिचेरी भारत का सबसे छोटा जिला आता है। तो हमने यहाँ पर सारी बात की, टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात की मैंने। भारत के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में, तो बच्चों यूपी में है सबसे ज़्यादा, 75 सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। हो सकता है इसके बाद राजस्थान आ जाए, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक बात आई हमारे पास भारत के सभी राज्यों की। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ भारत की सीमाओं की। सीमा की बात करूँ उससे भी पहले मैं आपको ये बताता हूँ भारत की चारों दिशाओं में चारों हमारे आखिरी पॉइंट्स कौन से। तो अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो अगर भारत की चारों दिशाओं के 4 सबसे
लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, इसका नाम है बच्चों इंदिरा कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चारों पॉइंट्स, इनके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूं। भारत का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है, इसके नाम है बच्चा गोरे मोता, या इसको हम कह सकते हैं गुहार मोती। इसका नाम है गुहार मोती। एक और भी वर्ड ले सकता हूं बच्चों में, भारत का एक सबसे पश्चिमी पॉइंट आता है सर क्रिक। सर क्रिक, ये सभी हमारे सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और ये गुजरात में। जो सबसे पूर्वी पॉइंट है हमारा अरुणाचल में, यहां पर सबसे पूर्वी पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है बच्चों किबिथु। आपको बहुत सी किताबों में किबिथु मिलेगा, आपको कई जगह पर बच्चों वांगलू भी मिलेगा। ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे आखिरी गांव है, सबसे आखिरी पॉइंट से। भारत का सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है, अब यहां बच्चे 2 पॉइंट बनते हैं, या 2 पॉइंट बनते हैं, क्योंकि भारत के दक्षिण में 2 दिशाएं हैं। कहां पर दक्षिण में 2 दिशाएं? एक दिशा बच्चे भारत की मुख्य भूमि की है, ये जो आपकी भारत की मुख्य भूमि है, एक ये दक्षिणी पॉइंट है, और एक जो दक्षिणी पॉइंट है बच्चों वो अंडमान निकोबार का है। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो दक्षिणी भूमि है, भारत का जो मुख्य पॉइंट है, इसका नाम है बच्चों कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। भारत का जो दक्षिणी पॉइंट एक और आता है, जिसको हम अंडमान निकोबार का दक्षिणी पॉइंट कहते हैं, उसका नाम बच्चों क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये भारत के 5 पॉइंट है। तो काफी बार ये पेपर वाला पूछता है कि किस दिशा में भारत के एक से ज्यादा दूरस्थ पॉइंट है, सबसे दूर के पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है। तो साउथ की दिशा में भारत के 2 पॉइंट सबसे ज्यादा साउथ रन पड़ते हैं। अब यहां पर आपको मैं एक बात लेके चलता हूं बच्चों, भारत के उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है, इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी की दूरी है, ये हमारे पास आती है बच्चों 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ये हमारे पास आती है बच्चों 2933 किलोमीटर। मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं सभी बच्चों से, और ध्यान करेंगे आप सभी। भारत किस अक्षांश के बीच में? 8.4 डिग्री से 37.6 के बीच में। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो लगभग ये हमारे पास 29 डिग्री और समथिंग के आसपास आएगा। अगर मैं भारत का 68.7 जो गुजर पश्चिमी पॉइंट है, और भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश, अगर मैं वहां से लेके चलता हूं, इनका भी डिफरेंस लगभग बच्चों 29 के अप्रोक्सीमेट आएगा। यानी कि भारत अक्षांश में भी भारत का डिफरेंस 29 के आसपास है। भारत का पूर्व और पश्चिम में देशांतर में भी डिफरेंस कितना है? 29 में। दोनों रेखाओं की लंबाई लगभग बराबर होती है, 111 और 111.3। इसके बावजूद भी इतना डिफरेंस क्यों है? तो बच्चों इसका सबसे बड़ा कारण होता है जो देशांतर रेखाएं होती है, जो देशांतर रेखाएं होती है वो भाई ध्रुवों से, और जब आगे चलती है तो बीच से चौड़ी हो जाती है, उनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है। इसी कारण से भारत का पूर्व पश्चिम में डिफरेंस कम आता है, उत्तर दक्षिण में ज्यादा आता है। हम पॉइंट की बात कर रहे थे, हम इन चारों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बच्चों कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा था, भारत के 4 पॉइंट है चारों दिशाओं में। जरा इन पॉइंट्स के बारे में खुल के बात करते हैं। भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, जिसका नाम इंदिरा कोल है, ये बच्चों सियाचिन में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये सियाचिन में पड़ता है, सियाचिन, इंदिरा कोल। वैसे ये जो हिस्सा है सियाचिन से भी ऊपर चला गया, जिसको हम पीओके कहते हैं, और वो हिस्सा आज के टाइम में हमारे पास नहीं पड़ता है वर्तमान में। वो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। इंदिरा कोल जो है, इसकी खोज करने वाले के नाम पर इसका नाम इंदिरा कोल पड़ा। इंदिरा जी कोल ने इसकी खोज की थी। ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा है। जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट बेटा, इंदिरा गांधी के नाम पर जो पड़ा है। इसके बच्चों 2 नाम और भी है, इनमें से इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं। किसको बेटा? इंदिरा पॉइंट को। इसको हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। इन नामों से भी हम किसको जानते हैं? इंदिरा पॉइंट को जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट के 3 नाम है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का दक्षिणी बिंदु नहीं है? तो बच्चों वो 3 पॉइंट देगा, 1, 2 और 3। और हो सकता है 4 नंबर पे वो कन्याकुमारी डाल दे, हो सकता है 4 नंबर पे इंदिरा कोल डाल दे। आपको ये देखना है कि ये सभी तो भारत के दक्षिणी पॉइंट हैं ही। अब आप मुझे ये बताइए कि इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर है? तो बच्चों इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है नॉर्थ लैटिट्यूड में, और जो कन्याकुमारी हमारे पास है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। ये हमारे पास इंदिरा कोल है, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के ऊपर आता है।
ये हमारे पास किबिथु वांगलू जो आता है, ये 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर पे आता है। ये हमारे पास जो गुहार मोता है या गोरे मोता है या सरक्रिक है, कोई भी नाम ले लो आप, ये सब के सब 68.7 पे आते हैं पूर्वी देशांतर पे। ये आप अच्छे से समझ सकते हो बच्चों यहाँ से। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ। ये जो हमारा कन्याकुमारी है, ये भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है सबसे, ये भारत के मेन भूमि का दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी। इसका नाम है बच्चों, एक नाम और आता है, इनको पार्सन पिग्मिलियन इनके नाम से जानते हैं। इसका नाम बच्चों आता है केप कोमेरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये। भारत के कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या कह सकते हो आप? केप कोमेरन। जबकि आप इंदिरा पॉइंट को क्या कह सकते हो? पार्सन पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट भी कह सकते हो। ये भारत के चारों दिशाओं के चार दक्षिणी बिंदुओं के नाम हमने आपको अभी तक बताए। इसके बाद बच्चों में आपको इससे आगे लेके चलते, ये तो हमारी चारों दिशाओं के दक्षिणी पॉइंट आ गए। अब बच्चों बात करता हूं मैं भारत की सीमा रेखाओं की, भारत की बाउंड्रीज की बात करता हूं। भारत की जो सीमा रेखा है, भारत की जो सथल रेखा है, वो यहां से स्टार्ट होती है, गुजरात से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है बच्चों? गुजरात से स्टार्ट होती है। 1 सेकंड बच्चों, हाँ जी हाँ। भारत की जो सीमा स्टार्ट होती है, भारत की जो बाउंड्री स्टार्ट होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इस स्थान से, और यहाँ तक भारत की सारी सीमाएं आती है। तो इसको हम बोलते हैं भारत की सथल सीमा, सथलीय सीमा। भारत की सीमा का एक नाम है बच्चों समुद्री सीमा। ये समुद्री यानी कि कोस्टल एरियाज, कोस्टल लाइन। और मैं आज का दैनिक भास्कर अखबार में भी ये बात पढ़ रहा था कि भारत की कोस्टल लाइन लगातार कम हो रही है, और उस कोस्टल लाइन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो गुजरात पर पड़ा है। यानी कि लगातार कोस्टल एरियाज कम हो रहे हैं, लेकिन हम अपने जो पेपर्स में आएगा उसी के अकॉर्डिंग फिलहाल चल रहे हैं। तो भारत की जो स्थल सीमा आती है वो कितने देशों के साथ लगती है? तो बच्चों यहाँ पर पड़ता है हमारे पास पाकिस्तान, ये भारत की पश्चिमी सीमा में है पाकिस्तान। भारत की जो पूर्वी सीमा है वो म्यांमार के साथ लगती है। भारत की जो उत्तरी सीमा है वो चाइना के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो प्यारे बच्चों, भारत की टोटल जो स्थल सीमा है, टोटल जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। एग्जैक्टली आती है 15,131 के आसपास, लेकिन हम सब पढ़ने में इसको 15,200 किलोमीटर ही पढ़ेंगे। भारत की जो 15,200 किलोमीटर की सीमा है, ये कितने देशों के साथ लगती है जरा देखो। भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है जिस देश के साथ, उस देश का नाम है बच्चों बांग्लादेश। लगता नहीं है क्योंकि बांग्लादेश दिखता ऐसा है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। ये जो सीमा है बांग्लादेश की भारत के साथ, ये सबसे लंबी सीमा बनती है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को छूती हुई आती है। ये सबसे लंबी सीमा बनती है बांग्लादेश की। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से बनती है? बांग्लादेश। ये बच्चों बनती है 4,096.6 किलोमीटर की। 4,096 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री साझा करता है। और ये बाउंड्री हमारे किन किन राज्यों के साथ करती है? ये बच्चों वेस्ट बंगाल के साथ करती है। ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये वेस्ट बंगाल है। इसके बाद ये हमारे पास मेघालय को टच करती है। उसके बाद ये हमारे पास असम को टच करती है, त्रिपुरा को करती है और मिजोरम को करती है। इन राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की बनाता है। इन राज्यों में सबसे लंबी जो भारत की सीमा बनती है वो बनती है वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल। तो पहले मैं एक बार राज्यों की सीमा बताता हूं सबके। भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, जो 3488 किलोमीटर की पड़ती है बेटा, जो 3488। ये लद्दाख से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक भारत के साथ साझा करती है। 3488 किलोमीटर के साथ सेकंड नंबर पे चीन आता है। तीसरे नंबर पे भारत की सीमा सबसे लंबी पड़ती है पाकिस्तान के साथ, जो हमारे पास पड़ती है बच्चों 2333 किलोमीटर की पड़ती है। किसकी पड़ती है? 3323 किलोमीटर के साथ पड़ती है। 4 नंबर पे भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से पड़ती है? नेपाल से, जो 1751 किलोमीटर की पड़ती है 4 नंबर पे। 5 नंबर पे भारत की सीमा पड़ती है म्यांमार देश के साथ। म्यांमार जो भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक देश है, म्यांमार, पुराना नाम जिसका बर्मा होता है। इसके साथ हमारे पास 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन पड़ती है। इसके बाद हमारी सीमा पड़ती है बच्चों भूटान के साथ, जो 699 किलोमीटर की पड़ती है। और इसके बाद हमारी सीमा सबसे छोटी पड़ती है वो अफगानिस्तान के साथ पड़ती है, जो मात्र 102 किलोमीटर है। ये हिस्सा बांग्लादेश के साथ पड़ता है। ये हिस्सा हमारे पास
अफगानिस्तान के साथ पड़ता है, जिसको मैं कवर कर रहा हूं बच्चा। ये जो ब्लैक हिस्सा मैंने किया ऊपर का, ये अफगानिस्तान को टच करता है, पर ये हिस्सा प्रेजेंटली हमारे पास नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो हमारे पास हिस्सा है इधर का, ये सारा का सारा पीओके कहलाता है। इसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। ये सारा का सारा 102 किलोमीटर का हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। तो अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भारत सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है, तो हमारा आंसर रहेगा अफगानिस्तान। लेकिन अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है तो हमारा ऑप्शन रहेगा बेटा, आंसर रहेगा भूटान। ये जरूर ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान है तो बच्चों हमारा आंसर अफगानिस्तान ही होगा। अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है तो हम आसानी से सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी करेंगे बेटा, भूटान के साथ करेंगे। सबसे छोटी किसके साथ करेंगे, भूटान के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास वो देश थे जो हमारी स्थल सीमा को साझा करते हैं, स्थलीय सीमा के साथ लगते हैं। इसके बाद इससे आगे जब मैं लेके चलता हूं कि कौन सा राज्य किस देश के साथ बाउंड्री बनाता है, तो बेटा सबसे पहले हम बांग्लादेश के साथ लेते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे पास वेस्ट बंगाल लगाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की। चीन के साथ हमारे पास लद्दाख में सीमा होती है, हिमाचल की होती है, उत्तराखंड की होती है, सिक्किम की होती है और अरुणाचल प्रदेश की होती है। इससे आगे हमारे पास पाकिस्तान के साथ सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात करते हैं। इस तरह से हमारे पास सभी राज्य एक दूसरे सीमा को टच करते हैं। ये बात की हमने भारत के राज्यों की। इससे आगे की मैं जो बात कर रहा हूँ, इससे आगे का जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ, वो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिस्प्यूटेड एरियाज बता रहा हूँ। मैं भारत के वो हिस्से बता रहा हूँ भाई जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। भारत के सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरियाज है। मैं कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज की मैं बात करना चाह रहा हूँ, विवादित एरियाज की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास कौन कौन से विवादित एरिया है और वो किस किस देश के साथ है, जरा उनकी बात करेंगे। भारत का जिन जिन चीज़ों पर विवाद है वो बच्चे दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान तो वैसे भी आप सब जानते हो बहुत हरामी देश है भाई, सबको पता है, इससे हम परेशान हैं। पिछले 70 साल से पाकिस्तान भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है और इस सीमा विवाद का कारण वो रेखा है जो ये बनी है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में बनी है बच्चों, उस रेखा को किस नाम से जानते हैं, जरा मैं सीमा रेखाओं की बात करता हूँ। एक रेखा आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बच्चों रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन बनी थी हमारे पास 1947 में, आज़ादी के समय इसको अंतिम रूप दिया गया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पश्चिमी हिस्से में भी है और ये भारत और बांग्लादेश के साथ पूर्वी भारत में भी, पूर्वी हिस्से में भी है। इस रेखा का विवाद का कारण मैं आपको समझाता हूं, क्यों इस पर इतना ज्यादा विवाद है। ये रेखा बनाई इस भाई साहब ने जिसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ जो थे वो माउंटबेटन के बहुत अच्छे मित्र थे। माउंटबेटन ने इनको इंडिया बुला लिया, भाई आपको हमारे एक देश है इसको हम अलग कर रहे हैं और इसकी सीमा आपको बनानी है। इसके साथ सीमा आयोग बनाए गए जिसमें कुछ पाकिस्तान के यानी कि मुस्लिम लोग थे, कुछ हिंदुस्तान के हिंदू लोग थे। वो आपस में हर पॉइंट पर झगड़ने लगते थे और उसके बाद रैडक्लिफ ने सोचा भाई ऐसे तो ये कभी पूरी नहीं होगी। रैडक्लिफ प्रतिदिन 11 किलोमीटर की लाइन मैप पर खींचने लगा और इस तरह से उसने भारत पाकिस्तान की सीमा बना दी। लेकिन जब एक्चुअलिटी देखी गई जाकर, सीमा बनाने के बाद जब जिस जगह पर ये बाउंड्री थी वहां पहुंचा गया तो देखा गया कि पाकिस्तान के कुछ शहर जैसे लाहौर पहले भारत में था, अमृतसर जो बॉर्डर पे पड़ता है वो पाकिस्तान में था। बाद में दोनों देशों के आयोग के द्वारा बैठ के इस निर्धारण किया गया कि वो अदला बदली करेंगे। ये रेखा कहलाती है बच्चों रेडक्लिफ लाइन। ये पूरी रेखा रेडक्लिफ लाइन है जो आप दिखाई दे रही है, ये सारी रेखा रेडक्लिफ लाइन है। भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो इसी रेखा के साथ है, लेकिन भारत पाकिस्तान के एक से ज्यादा बॉर्डर है, अलग अलग राज्यों में बॉर्डर है। ये रेखा केवल और केवल राजस्थान, पंजाब और जे.एंड.के तक है। जे.एंड.के में भी इस रेखा का कुछ हिस्से अलग हो जाते हैं, उनको भी बताते हैं। एक रेखा थी बच्चों रेडक्लिफ लाइन जो भारत पाकिस्तान के। एक रेखा आती है बच्चों जिसका नाम आता है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1896 में। सर मार्टियर डूरंड नाम का व्यक्ति था, एक अंग्रेज। सर मार्टियर डूरंड के नेतृत्व में यह रेखा बनाई गई जिसका नाम रखा गया डूरंड रेखा। ये तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान के बीच में इसका निर्धारण हुआ, क्योंकि उस समय में अफगानिस्तान भारत का एक भाग होता था और इसको अंग्रेजों ने भारत से अलग किया। ये रेखा कहलाती है डूरंड रेखा। ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान क्योंकि वो हिस्सा हमारे पास है नहीं, वो पाकिस्तान के पास है, इसको डूरंड रेखा कहते हैं। सर मार्टियर डूरंड ने बनाई। तीसरी एक रेखा आती है हमारे पास मैकमेहन रेखा।
हम सब बच्चे जो है ना इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। बच्चों ये मैकमोहन रेखा है, आप मैकमोहन भी बोल दो, कोई फर्क तो नहीं आना है। मैकमोहन ये रेखा 1914 में बनी थी। इस रेखा का निर्धारण सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। तत्कालीन तिब्बत के साथ ये रेखा खींची गई थी। भारत के उस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, तिब्बत के साथ ये रेखा खींची गई। इस रेखा को मान्यता 1948-49 के आसपास दी गई और तत्कालीन चीन ने कहा जी नहीं, हम इस रेखा को मानते नहीं है। और वो रेखा को आज भी अरुणाचल प्रदेश में इस रेखा को नहीं मानता है। बच्चों ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उनके तिब्बत का एक राज्य है, उनका एक भाग है। और इसी कारण से भारत और चीन के विवाद है, अरुणाचल को लेकर विवाद है, लद्दाख को लेकर विवाद है। तो ये हमारे पास 3 सीमा रेखा आती हैं। इसके अलावा चौथी एक सीमा आती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन का मतलब होता है शून्य रेखा। शून्य रेखा जो होती है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में खींची गई है। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन ध्यान करना बेटा केवल एक ही राज्य में, केवल एक ही राज्य के साथ, त्रिपुरा के साथ। यानी कि त्रिपुरा में जो भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती है उसका नाम रखा गया है शून्य रेखा, जीरो रेखा। ये हमारे पास चारों के चारों सीमा रेखा है। इनके अलावा जो हमारे पास देश आप दिख रहे हैं भाई, नेपाल, और एक देश हमारे पास पड़ोस में है भूटान। इन देशों के साथ हमारी सीमा के विवाद इतना बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। इन सीमाओं का नाम भी नहीं है। यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर का एक फोर्स आता है जिसको हम एसएसबी कहते हैं, एसएसबी इनकी सीमा की रक्षा करता है। बीएसएफ हमारी रक्षा करता है पाकिस्तान बॉर्डर की और अफगानिस्तान बॉर्डर की। आईटीबीपी जो होती है वो हमारी रक्षा करती है भाई भारत और चाइना बॉर्डर की, क्योंकि आईटीबीपी पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए सक्षम है। तो प्यारे बच्चों आज तक का चैप्टर हमारे पास इतना रहेगा। इससे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में हम आपको नेक्स्ट क्लास देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जी सर। Yeah.